गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 32nd लेसन हमारा चल रहा है और 9.3 एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नवे का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, नवे के सेकंड से अभी ये कंटिन्यू है। अब देखिए, नवे के फर्स्ट वाले क्वेश्चन में काफ़ी कुछ चीज़ें आई थी हमारे पास, वो अब आपको समझ में आ भी गई होंगी और आगे भी चलेंगी, ये कंटिन्यू चलेगा। तो इसको देखिए, इसमें भी हम वही लॉजिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहे क्योंकि अभी हमने प्रतिस्थापन वाली जो विधियाँ पढ़ी हैं उसके आधार पर या कुछ परिमेयीकरण वाले आधार पर हम कोशिश करेंगे भाई क्वेश्चन हमारा छोटा हो जाए थोड़ा, तो हम इसके अंदर विपरीत चिन्हों से गुणा भाग करते हैं, मतलब परिमेयीकरण करते हैं। और यहाँ पर a प्लस एक्स और अंडर रूट a माइनस एक्स, अंडर रूट में ही चल रहा है, इनका विपरीत चिन्ह से गुणा भाग करना है। तो विपरीत चिन्ह ये वाला है, इसका वाला विपरीत चिन्ह परिमेयीकरण जिसको हम बोलते हैं। तो a प्लस एक्स से गुणा किया और a प्लस एक्स से भाग कर दिया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास नहीं होगा। इनमें a प्लस एक्स और a प्लस एक्स आ रहा है, ठीक, तो होल स्क्वायर बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है तो रूट को काटेगा और यहाँ रह जाएगा केवल a प्लस एक्स। अब अंडर रूट में आ जाइए अंदर, इसमें क्या होगा, a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है। a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, दोनों को अलग अलग कर दिया। तो a कांस्टेंट है, इसको अलग कर देते हैं, dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो सीधा सीधा चल रहा है कि भाई साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन गया, लेकिन इसके अंदर तो x आ गया ऊपर। तो क्या करना है, यहाँ पर हम इसके लिए काम कर रहे हैं कि यहाँ लिख देते हैं I2 के लिए। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी आगे आएगा कि ये जो पूरा क्वेश्चन होता है वो तो होता है I, इंटीग्रल से शो करते हैं इसको I1 बोलते हैं, इंटीग्रल फर्स्ट और इंटीग्रल सेकंड। तो अगर ये चीज़ दो पार्ट में चल रही है या तीन पार्ट में चल रही है तो इसको हम I1, I2, I3 इस तरह से शो करेंगे। तो I1 में तो कोई काम है ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है। I2 में काम हो रहा है ना, और क्या काम हो रहा है कि हम इसके लिए काम करते हैं कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t ले लिया, इसको t मान लिया, तो ये कांस्टेंट है, अवकलन कर रहे हैं, ये तो जीरो हो गया, माइनस 2x dx बराबर dt हो गया। अब देखिए क्या हमारे पास माइनस 2x है, नहीं है, केवल x आ रहा है, तो माइनस 2 को हटा के उधर भेज दिया और ये वैल्यू आ जाएगी x dx बराबर माइनस dt अपॉन 2 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू इसमें डाल देंगे। ये जो जब किसी क्वेश्चन के अंदर t वगैरह बीच में मानना आ जाए ना, तो उसको आप साइड में करेंगे, बीच में नहीं करना उसको। तो ये कंडीशन, ये तो सीधा ही फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स x अपॉन a, फिर प्लस, अब देखिए इसके लिए क्या आया, ये माइनस डी टी अपॉन 2, तो यहाँ जाएगा माइनस और 1/2 को बाहर कर दिया dt और इसकी जगह पर आ जाएगा रूट टी। ठीक है, अब ये जो अंडर रूट टी है ये ऊपर जाता है तो t की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा और इसको हम लिख देते हैं कि a साइन इनवर्स x अपॉन a और माइनस 1/2 t की पावर माइनस 1/2 और dt। सही है, ये रूट t है यानी t की पावर 1/2, ये 1/2 पावर ऊपर गई तो t की पावर माइनस 1/2 हो गया और t की पावर माइनस 1/2 यानी x की पावर n, और वैल्यू हमको मिलती है a साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस 1/2 t की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 अपॉन में प्लस c। ठीक है, अब तो आप कर चुके होंगे भाई, नॉर्मल है काम। आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये 1/2 हो गया ऊपर और नीचे भी 1/2 है, नीचे वाला जो 2 हट के ऊपर जाएगा तो वो इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर 1/2 पावर पॉजिटिव रहेगी तो वो अंडर रूट बन जाएगा, बस सीधा हो गया। a साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस 2 कट ही चुका है और अंडर रूट t और प्लस c, t की वैल्यू वापस रखिए, तो a साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस, और t की जगह पे क्या चल रहा है, t क्या माना था, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस c। ये आंसर हो गया। नंबर नेक्स्ट 10th का फर्स्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास नहीं। देखिए कैसे होगा, रूट x आ रहा है ऊपर, तो ये रूट x हमको ये बता रहा है कि भाई रूट x और dx आया, मतलब कोई चीज़ इसके अंदर अब भी ऐसी है जिसको आप t मानेंगे तो हमें रूट x वगैरह कुछ प्राप्त होगा।
है ना। तो मीन्स समझ में आ गया कि अगर हम इसको टी मानते हैं पूरे को तो इसका मतलब ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, और अगर इसको लेते हैं 3x² तो इसका जो समाकलन होगा वो अवकलन अगर करते हैं, इसका अवकलन जो करेंगे 3x² आएगा, तो वो चीज़ नहीं है हमारे पास। मतलब ये रूट आना चाहिए x⁴ 1/2। तो यहाँ से थोड़ा सा चेंज करेंगे और वैसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएगा। और वो चेंज क्या है, अंडर रूट ये जो क्यूब है, इस क्यूब को देखो, क्यूब में आपको काम करना है, थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई खास नहीं। क्यूब को तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, कुछ नहीं किया, एज इट इज़ ऐसे। इसका अंडर रूट कर दिया ए क्यूब का, और उसके बाद इसका स्क्वायर कर दिया। कोई फ़र्क पड़ा क्या भाई? ए क्यूब तो एज इट इज़ चल ही रहा है, स्क्वायर भी मैंने किया और स्क्वायर रूट भी मैंने किया, तो कोई फ़र्क पड़ा? स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कर दिया, स्क्वायर कर दिया, क्वेश्चन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा और वही ए क्यूब बच गया। सेम प्रोसेस यहाँ भी किया कि एक्स क्यूब ऐसा कैसे ही लिख दिया जो दिया गया है हमें, हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट कर दिया और ठीक स्क्वायर कर दिया। अब बताइए कोई फ़र्क पड़ा क्या? कुछ नहीं, अंतर कुछ नहीं आया, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो लिखने का तरीका है ना वो बदल गया। ठीक, अब इसको ध्यान दीजिए एक बार कि अगर हम इसको इस वाले को टी मान लेते हैं, जैसे इसी को ले लेते हैं डायरेक्ट यहाँ से, कि माना x³ का अंडर रूट, जिसे हम x⁴ 3/2 भी लिख सकते हैं। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? क्यूब तो है ही और 1/2 पावर है, तो 1/2 पावर का मतलब हुआ क्यूब पर 1/2 पावर। तो अगर कोई संख्या है उसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है, फिर हमने 1/2 पावर और लगा दी, तो पावर पे पावर हो गई ना। पावर पे पावर होगी तो पावर की कंडीशन क्या होती है कि दोनों पावर्स गुणा हो जाएंगी, दोनों पावर गुणा हो गई तो 3/2 आ गया। हो गया क्लियर? तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसको हमने मान लिया t के बराबर, ठीक है, ये वाला जो पद है इसको हमने t मान लिया, तो इसको मैंने सॉल्व करके यहाँ लिख दिया है। अब हम इसके लिए काम करेंगे। अब देखिए x⁴n बन रहा है ना, x⁴n का अवकलन करते हैं तो क्या आता है, n(x)(n-1) और dx बराबर dt, यही आएगा। इसको हल कर दें तो 3/2 हो गया। x⁴ 1.5 है, ये 3/2 का मतलब 1.5 हो गया ना। 1.5 में से एक पावर कट गई, आधी पावर बच गई, आधी को ऐसे लगा सकते हैं, हो गया √x और dx बराबर dt। यहाँ तक की बात समझ में आई? कंप्लीट है। दोबारा एक बार पॉज करके आराम से समझ लें, कोई दिक्कत आए तो मेरे को उसमें कमेंट करके बता दें। अब इस 3/2 को हटा के इधर भेज देते हैं, तो यहाँ आ जाता है √x dx बराबर 2/3 dt। इनका पक्षांतरण कर दिया। अब देखिए √x dx आया कि नहीं आया? आ गया ना, वही चीज़ हो गई। तो √x dx ने हमको बताया कि हमें करना क्या है। हर सवाल में समाकलन की एक खासियत होती है, अधिकतर बच्चे इसको कठिन समझते हैं लेकिन समझते ही हैं, है नहीं वो। कारण क्या रहा? क्योंकि समाकलन का कोई भी पार्ट, चाहे कैसा भी पार्ट हो, आगे हम चाहे कितना भी करेंगे, लेकिन आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि कोई ना कोई हिंट जरूर मिलेगी, और उस हिंट के आधार पर आप क्वेश्चन को तुरंत पकड़ जाते हैं कि भाई ये चीज़ होगी, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक बार इस चीज़ को पढ़ लिया और फिर हम 10 दिन बाद उसको उठा के देख रहे हैं तो फिर आप ये कहें भाई हम पारंगत नहीं हो पा रहे, तो वो होंगे भी नहीं कभी। इसके लिए कंटिन्यू मेहनत चाहिए, ठीक है। तो √x dx की जगह पर हम रख रहे हैं 2/3 dt। तो यहाँ पर तो ये आया, अपॉन में क्या चल रहा है, √a³ हो गया, फिर अंडर रूट हो गया, फिर स्क्वायर हो गया। इसको एज इट इज़ रखा है, अभी चेंज नहीं किया है, और इसको भी ऐसे ही रखिए। तो x³ हो गया, अंडर रूट आ गया, x² हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी वो इसकी जगह पे t रखना है ना। इस वाले को हम t मान चुके हैं, तो हमने t किसको माना, √x³, इसको t माना है, मतलब हमें क्या मिला यहाँ पर, t²। सही है भाई, ये अंदर वाला जो पार्ट आ रहा है इसी को तो आपने t माना है, तो t² मिल गया। अब ये तो कांस्टेंट है, इस पूरे को अगर आप a मान लेते हैं तो a² हो गया माइनस x² हो गया। a² माइनस x² क्या होता है, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन गया, तो √2/3 हो गया, और साइन इनवर्स x/a, x की जगह पर चल रहा है t और a की जगह पर चल रहा है ये ब्रैकेट अंदर वाला, तो √a³, ठीक है। अब t की जगह वैल्यू रखिए, तो t की जगह पर वैल्यू आती है
t की वैल्यू हमने मानी है ये वाली, यानी x की पावर 3/2 लिख सकते हैं, और इसको भी तो 3/2 लिख सकते हैं, a की पावर 3/2, तो a की पावर 3/2 और प्लस c, और चेंज करना चाहें तो 2/3 साइन इनवर्स x अपॉन a की पावर 3/2 प्लस c, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है 10वें का सेकंड पार्ट है, और इसमें देखिए फिर वही प्रतिस्थापन वाली कंडीशन आ रही है। अब कई जगह तो हम प्रतिस्थापन यूज़ कर रहे हैं और कई जगह हम अपना नॉर्मल तरीका यूज़ कर रहे हैं। उसका रीज़न है कि अगर एल्जेब्रिक फंक्शन से क्वेश्चन छोटा हो रहा है तो आप एल्जेब्रिक लगा दें, और अगर प्रतिस्थापन वाला जो तरीका है जिसमें आप कोई एक्स वगैरह या टेन थीटा या साइन थीटा रख सकते हैं, उससे छोटा हो रहा है तो उसको कर लें। अब जैसे ये क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से ज़्यादा छोटा हो जाएगा कि अगर हम x के स्थान पर रख देते हैं a tan थीटा। अब देखिए जिन्होंने अवकलन पूरी की हुई है उनको अच्छी तरह पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे प्लस आया है, बीच में प्लस आया है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर tan और cot में से कुछ रख देते हैं तो ही फॉर्मूला तैयार होता है, साइन और cos से प्लस का फॉर्मूला नहीं बनता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ डाली, ये बन जाए इसका, हाँ अवकलन किया तो वैल्यू क्या मिलती है हमको, dx बराबर a, और tan थीटा की जगह पर sec स्क्वायर थीटा d थीटा, अवकलन कर दिया इनका, ये वैल्यूज़ इसमें डाल दें तो यहाँ मिल जाता है dx के स्थान पर ये रखना है, तो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन में a स्क्वायर एज इट इज़ चल रहा है प्लस x स्क्वायर कर दिया, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा का की पावर आ रही है 3/2। हो गया यहाँ तक क्लियर। उसके बाद में देखिए a स्क्वायर इसमें भी है, a स्क्वायर इसमें भी है, दोनों में से a स्क्वायर को कॉमन निकाला। अब ध्यान देना थोड़ा सा, 8 sec स्क्वायर थीटा हमने ऐसे ही रखा है, और इसमें से a स्क्वायर, इसमें से a स्क्वायर निकल के जब बाहर आया तो ये पावर भी तो चलेगी साथ में, 3/2 पावर भी आ रही है, तो इसको लिख देंगे a स्क्वायर की पावर 3/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। सही है। अब ये स्क्वायर है, यहाँ पर पावर 3/2 आ रही है, पावर पे पावर आ रही है मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस 2 से ये वाला 2 कट गया, क्या बचा a क्यूब इसको काटेगा तो क्या बच गया यहाँ पर 1/a स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है बाहर कर दिया। देखिए क्लियर है बिल्कुल, है ना, a आ रहा है और ये जो 2 पावर से 2 पावर है ये कट गई, a क्यूब बच गया, a से क्यूब कट गया तो a स्क्वायर बच गया, उसको नीचे रख दिया, sec स्क्वायर थीटा एज इट इज़ चल रहा है, और यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, वही सेम कॉन्सेप्ट आया, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, 3/2 इंटू 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचा क्यूब, यानी sec थीटा की पावर क्यूब आया। नीचे आ रहा है sec थीटा की पावर क्यूब, ऊपर आ रहा है sec थीटा की पावर स्क्वायर, कट जाएंगे दोनों, है ना, क्या बचेगा नीचे की तरफ एक sec थीटा बचेगा, तो वैल्यू बनती है 1/a स्क्वायर और 1/sec थीटा d थीटा। इसको आप ऊपर ले गए 1/a स्क्वायर cos थीटा d थीटा। अब इससे कठिन सवाल तो होगा ही नहीं पूरी किताब के अंदर ही, है ना, cos थीटा का समाकलन क्या होता है। अब भी कई जने कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, कोई माइनस का विचार कर रहा है, कोई प्लस का विचार कर रहा है, ये आया ठीक है। पर क्या हम इसको आंसर बोलेंगे, क्या कह सकते हैं कि आंसर है, नहीं है, कारण थीटा आ गया, और थीटा है क्वेश्चन किस रूप में दिया है, x के रूप में, तो आपको इस थीटा की जगह पर अपनी x वाली वैल्यू लेके आनी है। तो देखिए फिर वही काम शुरू होगा कि हमने माना है x बराबर a tan थीटा, a को इधर भेज दिया, x/a बराबर tan थीटा, कहीं कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है ये। tan थीटा बराबर x/a आ गया, tan थीटा बराबर x/a है, तो हम एक चित्र बना लेते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाया। अब tan थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटा आधार, है ना, सभी जानते हैं लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार का मतलब x और यहाँ पर a। अब आपको चाहिए कर्ण, कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, कर्ण का मान भी आ गया। चाहिए क्या, साइन थीटा, और साइन थीटा किसके इक्वल होता है, लंब बटा कर्ण के इक्वल होता है, तो लंब की जगह पर क्या चल रहा है x, और कर्ण की जगह पर क्या चला x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, हो गया सिंपल।
ये वैल्यू इसमें डाल देते हैं तो 1/a² और साइन थीटा की जगह पर ये आएगा x/√x² प्लस a² और प्लस c। ये क्वेश्चन कंप्लीट। 11वीं का फर्स्ट है dx/1 - x² की पावर 3/2। बहुत सिंपल कंडीशन है, कोई खास नहीं। और इसमें भी वही प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करना है। 1 - x² आ रहा है। अब देखिए पिछले वाले से चेंज हुआ ना कि 1 - x² यानी कि साइन और कॉज अगर हम रखते हैं तो फॉर्मूला बनता है। तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं x बराबर साइन थीटा, तो dx बराबर आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। ये वैल्यू इसमें डाल दीजिए तो हमें मिल जाता है कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 1 - साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉज स्क्वायर थीटा। कॉज स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 आ रहा है। स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, कॉज क्यूब आया, ठीक है। तो कॉस थीटा और अपॉन में कॉज क्यूब थीटा, ये आ गया। अब ये कट जाते हैं दोनों और क्या बचेगा इसमें 3/2 कॉज क्यूब। इसको काट दिया, कॉज स्क्वायर हो गया नीचे। अब देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको मैं, एक कॉज से एक कॉज कट गया, कॉज स्क्वायर बच गया नीचे। इस कॉज स्क्वायर को लेके आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ आ जाता है सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब सेक स्क्वायर का पता ही है सबको कि भाई टेन थीटा प्लस सी होता है। हो गया आंसर? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? थीटा आ रहा है ना। तो वापस फिर वही वैल्यू लेनी है कि हमने यहाँ पर माना था x बराबर साइन थीटा, ठीक। अब x के नीचे कुछ नहीं आ रहा, x के नीचे कुछ नहीं आ रहा तो 1 मान सकते हैं भाई। कोई भी भिन्न है, नहीं है उसके नीचे कुछ तो 1 मान लिया। अब फिर वही चित्र दोबारा पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना है। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - x²। सही है, आधार हो गया 1 - x²। और आपको वैल्यू किसकी चाहिए? टेन थीटा की। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी x/√1 - x² का मान टेन थीटा के बराबर होगा। तो इस जगह पर हम रख देते हैं x/√1 - x² प्लस c, ठीक है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वीं का सेकंड। सिंपल पार्ट है, कोई खास नहीं। पहले इनको अलग अलग कर दें दोनों को। x+1 आ रहा है तो एक बार x के अपॉन में x² + 1 हो गया, ये dx प्लस फिर आ जाता है 1 में x² + 1 और dx हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जब हम अपना काम करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये I1 बन रहा है, ये I2 बन रहा है। तो I2 के अंदर तो सीधा सीधा फॉर्मूला आ रहा है x² + a² लॉग वाला बन रहा है, लेकिन यहाँ तो नहीं बन रहा। तो हम I1 के लिए काम कर रहे हैं और यहाँ पर लिख देंगे I1 के लिए। I1 के लिए क्या काम करना है? इसको t मानते हैं तो x² + 1 को हमने t मान लिया, 2x dx बराबर dt हो गया। अब यहाँ पे 2 थोड़ी है, केवल x आ रहा है तो 2 को हटा के उधर भेज दिया, x dx बराबर dt/2 आया, ठीक है। ये वैल्यू आ जाती है 1/2 dt अपॉन में √t और प्लस ये एज इट इज़ रहने देते हैं अभी। बाद में इसका सीधा जब इसका फॉर्मूला करेंगे तो इसका भी कर देंगे, ठीक है ना। अब ये √t आ गया, ये √t अभी अभी आया था एक सवाल में ऊपर। तो √t को जब आप ऊपर ले जाते हैं तो क्या बनेगा? t की पावर -1/2 और x की पावर n वाला फॉर्मूला इसमें डायरेक्ट बनता है। तो एक बार चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं -1/t, t की पावर -1/2 है ना। तो ये 1/2 पावर है, ये 1/2 पावर ऊपर जाएगी तो माइनस का 1/2 पावर हो जाएगा। ये dt हो गया, इसको एज इट इज़ चलाया अभी x² + 1 और dx क्या बनेगा इसका? 1/2 t की पावर -1/2 + 1 और -1/2 + 1 प्लस इसको भी हल कर दें, ये बन जाएगा log x + √x² + a² + c। इसको सॉल्व कर देते हैं तो प्लस का 1/2 आएगा, ये 1/2 ऊपर आया, ये कट गया और यहाँ पर 1/2 प्लस का होगा, वापस √t बन जाएगा। तो √t प्लस log x प्लस √x² + 1 प्लस c हो गया। अब इस t की जगह पर वापस वैल्यू रखिए, t की जगह पर हमने माना हुआ है x² + 1, तो यहाँ आ जाता है √x² + 1 प्लस log
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, ये आंसर है इसका कंप्लीट। नंबर नेक्स्ट 12वें का फर्स्ट है। अब देखिए इसमें दो तरीके से ही क्वेश्चन हो सकता है, या तो आप इसको टी मान लें या इसको मान लें। ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बाकी नॉर्मल है, कोई खास नहीं। एक्स माइनस एल्फ़ा को हम टी मान लेते हैं, है ना। तो एक्स माइनस एल्फ़ा को अगर हमने टी मान लिया, टी स्क्वायर ले लो इसको, रूट के अंदर आ रहा है, टी स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाती है डी एक्स बराबर टी स्क्वायर का हो जाता है 2t dt। सही है, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को जब उसमें डालते हैं तो हमें क्वेश्चन मिलता है डी एक्स की जगह पर तो 2t dt अपॉन में अंडर रूट आ जाएगी। अब इस वाले को हमने क्या माना है, टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर, फिर बीटा माइनस एक्स आ गया। अब बीटा तक तो ठीक है, यहाँ तक लिख दिया, लेकिन हम एक्स थोड़ी रख सकते हैं। अब एक्स नहीं रख सकते क्योंकि क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो रहा है, टी में। तो आपको एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, और एक्स की वैल्यू होगी टी स्क्वायर तो है ही, तो एक्स बराबर टी स्क्वायर प्लस एल्फ़ा हो गया। ठीक है, तो इस x की जगह पर हम रख देंगे टी स्क्वायर प्लस एल्फ़ा। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। x माइनस एल्फ़ा को हमने टी स्क्वायर माना, यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो टी स्क्वायर प्लस 1 होगा, ये यहाँ लिख दिया। इसका अवकलन करते हैं तो x का हो जाता है डी एक्स, एल्फ़ा कॉन्स्टेंट है, 0 हो गया। टी स्क्वायर का करेंगे तो 2t आएगा, और t का करेंगे तो dt आएगा। ये वैल्यू जब इसमें डालते हैं तो इस प्रकार की फॉर्म हमारे पास आती है। ये टी स्क्वायर है, ये रूट से बाहर आएगा, टी हो जाएगा, इस टी से ये टी कैंसिल हो गया, ये दो कांस्टेंट है, इस दो को बाहर रख दिया। ठीक है, यहाँ तक का काम खत्म। अब देखिए ये माइनस है, ये जैसे ये ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे तो माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो हम कांस्टेंट को तो एक जगह ले रहे हैं, जैसे बीटा माइनस एल्फ़ा लिख दिया मैंने, और यहाँ लिख दिया माइनस का टी स्क्वायर। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब कोई फार्मूला नहीं बन रहा। दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि कोई फार्मूला नहीं बन रहा, लेकिन इसको अगर इस तरह से चेंज कर दें कि बीटा माइनस एल्फ़ा का अंडर रूट और उसका स्क्वायर, तो कोई फ़र्क पड़ा क्या भाई? दिखने में तो लग रहा है कि कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, लेकिन हमें तो बनाना है, तो हम क्या कर देंगे, बीटा माइनस एल्फ़ा आ रहा है, इस बीटा माइनस एल्फ़ा का अंडर रूट कर दिया। ठीक है, अपनी तरफ से अंडर रूट कर दिया, अपनी तरफ से अंडर रूट कर दिया तो अपनी तरफ से स्क्वायर भी कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और यहाँ पर चल रहा है टी स्क्वायर, हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स का होता है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला आता है 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, मतलब टी अपॉन में अंडर रूट बी माइनस एल्फ़ा प्लस सी। टी का मान वापस रखिए, तो 2 साइन इनवर्स टी की जगह पर यहाँ से रूट में आएगा ये वाला, तो अंडर रूट एक्स माइनस एल्फ़ा अपॉन में बीटा माइनस एल्फ़ा और प्लस सी। ठीक है, बस ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए 12वीं का सेकंड क्वेश्चन है ये, और सिंपल क्वेश्चन है। वही कंडीशन आ गई जो हमने अभी जब 31st वीडियो शुरू की थी तब वही आया था। तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि अंडर रूट में हमने माइनस को कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर और माइनस 2x आ गया। ठीक है, अब होल स्क्वायर तैयार करना है, तो वही काम करना है कि x के गुणांक का आधा करना है। x का गुणांक आ रहा है 2, 2 का आधा करेंगे 1 होगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, तो +1 किया। अब यहाँ कोई अदर पार्ट है ही नहीं तो -1 भी यहीं कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को मिला लेते हैं तो ये वैल्यू बन जाती है dx अंडर रूट माइनस, ये दोनों मिलते हैं, ये तीनों मिलते हैं तो x माइनस 1 का स्क्वायर होता है, पीछे -1 आ रहा है, इस माइनस को वापस अंदर ले जाते हैं तो dx अपॉन अंडर रूट, माइनस अंदर जाता है तो ये तो प्लस का 1 हो गया, और ये हो जाएगा माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। x माइनस 1 को हम t मानते हैं तो ये आ जाता है dx बराबर dt, और ये वैल्यू जब यहाँ रख देते हैं तो dt अपॉन में अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाता है, मतलब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स बनता है। तो आंसर आएगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। टी की वैल्यू वापस रखिए, तो साइन इनवर्स टी की जगह पर आ रहा था, क्या माना था, x माइनस 1, तो x माइनस 1 प्लस सी, ये आंसर। नेक्स्ट है 13 का फर्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए इसमें
कि ये फैक्टर बना के दे रखे हैं द्विघात समीकरण के, तो वापस हम इसको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें यहाँ से मिल जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x और प्लस 2। ठीक है, ये द्विघात समीकरण मिल गई है। द्विघात समीकरण में वही रूल पहले वाला काम कर रहा है, आप समझाने की कोई खास बात रहेगी नहीं, क्योंकि द्विघात समीकरण है, पूर्ण वर्ग विधि का यूज़ करना है। तो आप इसको डायरेक्ट करेंगे कि यहाँ से आता है dx और अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब देखिए क्या करना है, 3 यानी x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा करेंगे तो 3/2, 3/2 का वर्ग करेंगे तो 9/4, 9/4 को यहाँ जोड़ दिया और 9/4 को यहाँ घटा दिया। ठीक है, वही प्रोसेस है, कोई नई चीज़ नहीं आ रही। अब इसको सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा, तो यहाँ मिलता है इन तीनों से तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस इसको कर देते हैं तो वही 8 आया, माइनस का 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया माइनस का 1/4, इस 1/4 को हमने लिख दिया माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। इसको t मान लेते हैं, x माइनस 3/2 बराबर t हो गया, ये dx बराबर dt हो गया और ये वैल्यू बन जाती है dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब t स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो आप तो कर सकते हैं आगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है, लॉग वाला फार्मूला बनेगा और डायरेक्ट कंप्लीट। इसको dt करिएगा, यहाँ dx रह गया था, है ना, फार्मूला लगा के कंप्लीट करिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये बिल्कुल सिंपल है, शायद अगर ना भी करूँ तो भी चल जाएगा, पर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि साइन x बराबर आपने t मान लिया और साइन x को जब आप t मान लेते हैं तो ये इसका अवकलन कर लेते हैं, cos x dx बराबर dt आ गया और ये हो जाता है dt अपॉन में अंडर रूट, इस 4 को लिख देते हैं 2 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला बनता है, साइन इन्वर्स बनता है। तो साइन इन्वर्स x अपॉन a और प्लस c बनता है, t की वैल्यू वापस रख देंगे, साइन इन्वर्स t की जगह पर आ रहा है साइन x अपॉन 2 और प्लस c। और आपका ये चैप्टर, ये जो एक्सरसाइज नंबर है 9.3, ये कंप्लीट हो गया है। 9.4 एक्सरसाइज अभी हम शुरू नहीं कर रहे हैं ना, 9.4 है पर शुरुआत नहीं कर रहे हैं। एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि इस 9.4 को जब हम शुरू करेंगे तो उसमें हमें अधिकतर क्वेश्चंस पे आप देखेंगे कि अभी जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो लेके बैठे हुए हैं, तो वो देखिए एक बार कि 9.4 के अंदर जब भी आप कोई सवाल कर रहे हैं, पहली कंडीशन ये है, ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को, एक भी क्वेश्चन में रूट नहीं है। देखिए 9.4 में नहीं है, रूट नहीं मिलेगा किसी में भी, लेकिन द्विघात समीकरण मिल सकती है। तो अभी हम केवल द्विघात समीकरण को फोकस करते हुए कुछ बातें बता रहे हैं। अगर द्विघात समीकरण आपको मिलती है तो दो प्रकार की कंडीशन हमारे पास आ जाती हैं। एक में वर्गमूल का चिन्ह होगा, वर्गमूल का चिन्ह होगा और वर्गमूल का चिन्ह नहीं होगा, वर्गमूल का चिन्ह नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, क्योंकि पेपर में जब कोई क्वेश्चन आता है तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंशिक भिन्न से होगा या ये जो अभी हमने पढ़ा है 9.3 के अंदर उससे होगा, पूर्ण वर्ग विधि से होगा। यदि वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ होता है तो केवल एक ही विधि बनती है और वो विधि है पूर्ण वर्ग विधि, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। आपको कहीं दिमाग नहीं लगाना कि अगर वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है, द्विघात समीकरण चल रही है, तो हमेशा पूर्ण वर्ग विधि लगेगी, चाहे उसके टुकड़े हों या उसके टुकड़े ना हों। ठीक है, केवल एक कॉन्सेप्ट जाता है। इसी तरीके से अगर वर्गमूल का चिन्ह नहीं होता है तो यहाँ से दो सेक्शन दोबारा डिवाइड होते हैं कि अगर कोई सवाल आपको दिया गया है, द्विघात समीकरण है, वर्गमूल का चिन्ह भी नहीं है, तो आप ये चेक करेंगे कि इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या, मतलब गुणनखंड हैं या गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, उसके हम फैक्टर कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर कोई द्विघात समीकरण है और वर्गमूल का चिन्ह भी नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसके गुणनखंड कर भी सकते हैं, है ना, और नहीं भी कर सकते हैं। बाई चांस आपको कोई सवाल ऐसा मिल गया कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, क्या आप अब ये द्विघात समीकरण है, क्लियर बात है, अंडर रूट भी नहीं है, लेकिन क्या आप इसके गुणनखंड कर पाएंगे, गुणनखंड नहीं हो सकते।
अगर गुणनखंड नहीं हो सकते तो क्या होता है, और गुणनखंड हो रहा है तो क्या होता है। तो दोनों कंडीशन हमारे पास हैं। वर्गमूल का चिन्ह अगर नहीं होता है और उसके गुणनखंड हो जाते हैं, मतलब उसके फैक्टर आप कर पा रहे हैं, तब यहाँ पर आंशिक भिन्न की विधि यूज होगी। आंशिक भिन्न विधि, जिसके बारे में हम 9.4 में डिस्कस करेंगे अभी आगे। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझिए, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के बाद वर्गमूल का चिन्ह नहीं है, उसके बाद में गुणनखंड भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपको आंशिक भिन्न विधि यूज़ करनी है। और अगर द्विघात समीकरण है, वर्गमूल का चिन्ह नहीं है, गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, है ना, गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं आप, गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें पूर्ण वर्ग विधि यूज़ करनी है। ठीक है। अब ये जो एक चार्ट हमने बनाया है, इस चार्ट को आप अपनी कॉपी में बनाएंगे और जब भी कोई सवाल करेंगे तो उसको दिमाग में रखते हुए ही काम करेंगे कि ये जो काम हमने किया है ये 9.3 का है ना, ये वाला जो काम आ रहा है ये 9.3 में है। लेकिन जब हम इस चीज़ में आ रहे हैं तो ये वाला पार्ट तो आ रहा है 9.4 के अंदर और ये वाला पार्ट वापस घूम के जा रहा है 9.3 के अंदर। ठीक है। तो जब आप पेपर में कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले, और कई बार ऐसा होता है, देखो अभी मैंने क्वेश्चन किया था यहाँ पर कि अंडर रूट में x-1 और x-2 आया था ना, ऐसा अभी जस्ट अभी किया है। तो देखिए अब इसमें फैक्टर हो रहे हैं ना, मैं टुकड़े कर दिए, द्विघात समीकरण है, टुकड़े भी हो रहे हैं, टुकड़े हो रहे हैं, लेकिन लगा हुआ क्या है, वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है। तो क्या आ गया, वर्गमूल का चिन्ह है। आपको देखना ही नहीं है कि फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, समझ में आ रही है ना बात। वर्गमूल का चिन्ह अगर लगा हुआ है तो आपको ये जांच करने की आवश्यकता नहीं है कि इसके टुकड़े हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है फैक्टर से, डायरेक्ट पूर्ण वर्ग विधि का यूज़ किया है, अभी किया है हमने इस सवाल को। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए, इसको थोड़ा सा पढ़ के देखिएगा, एग्जाम्पल्स पे ध्यान रखिए, फिर हम 9.4 को अगले वीडियो में शुरुआत करेंगे।